गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अशोक चौधरी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग अंकेश गुजर, कोमल वर्मा। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। क्लियर यस मैम। क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपने कोलाइडी विलियन के गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें आपके कोलाइडी विलियन के 3 गुणधर्म कंप्लीट हो गए थे। अणु संख्या गुणधर्म, रंग, और तीसरा गुणधर्म था टिंडल प्रभाव, जिसके आपने 3 परिघटना भी पढ़ ली थी। अब आपका चौथा गुणधर्म आ रहा है कोलाइडी विलियन के गुणधर्म में। चौथा गुणधर्म है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। तो आप चौथा गुणधर्म पढ़ने जा रहे हो, ब्राउनी गति। देखो बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक था। इस रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ब्राउनी गति की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? ब्राउनी गति की। इसके अनुसार कोलाइडी विलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की, कोलाइडी विलियन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, इस परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित रूप से, या तुम ऐसे बोल दो, कोलाइडी विलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निरंतर अनियमित रूप से या टेढ़ी मेढ़ी गति से घूमते रहते हैं या गति करते रहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित गति को ही क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ब्राउनी गति की खोज की थी। कोलाइडी विलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निरंतर अनियमित रूप से या टेढ़ी मेढ़ी गति से घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिनको ब्राउनी गति कहते हैं। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित रूप से गति को ही क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति। तो देखो बच्चों, आपके पास ये कोलाइडी विलियन है और इस कोलाइडी विलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है। ये तो क्या है? कोलाइडी विलियन। और इस कोलाइडी विलियन में ये क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। ये है
परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। परिक्षिप्त प्रावस्था मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी और उससे पहले भी पढ़ाया था। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निरंतर अनियमित रूप से या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। देखो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, कभी इधर गए, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर चले जाएंगे। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित गति भी बोल सकते हो, या टेढ़ी मेढ़ी रूप से घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, वो ही क्या होती है? ब्राउनी गति। इसकी शॉर्ट परिभाषा तुम याद कर सकते हो। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित गति को ही क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति। अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। ये विलियन है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है और ये परिक्षिप्त प्रावस्था के कण टेढ़ी मेढ़े रूप से गति कर रहे हैं, यही क्या होती है? ब्राउनी गति। अब देखो बच्चों, इस ब्राउनी गति में जैसे पहली परिघटना है कि ऐसे क्यों होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कणों की असमान टक्कर होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है उस पर परिक्षेपण माध्यम के कणों की असमान टक्कर, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की आपस में टक्कर से इन कणों की दिशा बदलती रहती है। देखो कभी इधर गया, कभी इधर आया, कभी इधर गया, कभी इधर आया। तो आपस में टक्कर से या तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कणों की असमान टक्कर होगी, या परिक्षिप्त प्रावस्था के कण आपस में टक्कर करेंगे, जिसे कणों की टक्कर से ये दिशा बदलती रहती है। किसकी दिशा बदलती रहती है? कणों की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, इसी कारण, या ऐसे बोल दो, ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी कणों पर कौन सा बल नहीं लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी कारण यह टेढ़े मेढ़े रूप से गति करते रहते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर परिक्षेपण माध्यम की असमान टक्कर व परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की आपस में टक्कर से दिशा बदलती रहती है, अतः इनकी गति नियमित हो जाती है। और ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी कणों पर कौन सा बल नहीं लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ब्राउनी गति है वह कोलाइडी कणों के आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, ब्राउनी गति घटती जाती है। ब्राउनी गति क्या हो जाती है? घटती जाती है, क्योंकि ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, ब्राउनी गति क्या होती जाती है? घटती जाती है। अब देखो बच्चों, आपने वहां पे पढ़ा है कि ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। अब मैं आपको छोटा सा नोट बता रही हूँ, उस नोट को ध्यान से सुनना। निलंबन कणों का आकार, निलंबन विलियन आपने पढ़ा है। आपने विलियन 3 प्रकार के पढ़े हैं, वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन विलियन। निलंबन विलियन में आपने पढ़ा था वह विलियन जिसमें विल्ले के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, उसको क्या कहा गया था? निलंबन विलियन कहा गया था।
जो मैंने कोलाइड में आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो? कैसे नहीं आ रहा विकास? मेरे पास तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, तेरे मोबाइल में होगी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था निलंबन विलयन में इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि ये फिल्टर पत्थर व अर्ध पारगम्य झिल्ली दोनों से ही नहीं छनते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। जिसके आपने विषमांगी प्रकृति में मैंने दो प्रावस्था बताई थी और दोनों का बताया था कि न तो फिल्टर पत्थर से छनेंगे और न ही अर्धपारगम्य झिल्ली से छनेंगे। फिर आपने इसका पॉइंट किया था, अतः निलंबन कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। यही पढ़ा था ना आपने निलंबन विलयन में? याद आया क्या मेरे बताने पर या नहीं आया? फटाफट बोलो। अरे निलंबन विलयन याद आया क्या? हर दिन इस लेसन का एक एक टॉपिक क्लियर होता है। राधा सेनी चेतना कवर कह रही है, याद आ गया? ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। हर दिन इस लेसन का आगे वाले टॉपिक में ऐसा टॉपिक टकरा ही जाता है जो पीछे पूरा क्लियर कर देता है। ठीक है, चलो बच्चों, याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, याद रखना ही है। तो चलो अब मैं आपको नोट बताने जा रही थी कि निलंबन कणों का आकार बड़ा होने के कारण इन कणों में समान टक्कर होती है। देखो यहाँ पे तो असमान टक्कर हो रही थी, तुम फिजिक्स पढ़ते हो अब समझ गए। असमान टक्कर होने के कारण ही क्या नहीं लगता? गुरुत्वाकर्षण बल। निलंबन कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनमें समान टक्कर होती है या संतुलित टक्कर होती है। इस कारण इनके कण क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थिर। अब तुम समझ गए होंगे। इसी कारण निलंबन कणों पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो निलंबन कणों का आकार बड़ा होने के कारण इनके कणों में समान तथा असंतुलित का नाम आ गया, समान टकरें अर्थात संतुलित टकरें होती है, जिसके कारण कण स्थिर हो जाता है। और कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये कोलाइडी विलयन का चौथा गुणधर्म था, ब्राउनी गति। रिपीट कर रही हूँ फटाफट, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं पूछूंगी कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ब्राउनी गति की खोज की थी। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित गति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति से घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिनको ब्राउनी गति कहते हैं। अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की निरंतर अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। मैंने ब्राउनी गति में आपको पहली परिघटना बताई, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कणों की असमान टक्कर तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की आपस में टक्कर से इन कणों की दिशा बदलती रहती है तथा इनकी गति नियमित हो जाती है। ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। दूसरी परिघटना बताई, ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति घटती है। अर्थात जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है, ब्राउनी गति घटती जाती है। नोट में मैंने बताया, निलंबन कणों का आकार बढ़ने के कारण इनमें समान टक्कर अर्थात संतुलित टक्कर होती है, जिसके कारण इनके कण स्थिर हो जाते हैं और कणों पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आपकी कौन सी गति है? ब्राउनी गति। सभी बच्चों को ब्राउनी गति क्लियर?
आगे और बच्चे बोलो। 60 बच्चों में प्रेरणा प्रजापत, मनोज जांगीर, यस मैम। आगे और बोलो। हाँ हाँ, अच्छा तब सभी को क्लियर हो गया। ठीक है निकिता कंवर। अब अपन आगे चलते हैं। सोनाक्षी शर्मा सही है, बहुत अच्छी बात है। मधु चौधरी, चलो अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में पांचवा गुणधर्म है कोलाइडी कणों पर आवेश। ढंग से सुनना बच्चों। हाँ कृतिका, अच्छी बात है, ढंग से समझना। कोलाइडी कणों पर आवेश में 3-4 एग्जाम्पल भी बताऊंगी और थोड़ा बड़ा भी है, तो जो चीज बताई जाए उसको थ्योरेटिकल ध्यान से सुनना, ताकि मैं एग्जाम्पल करवाऊं तब तुम अपने आप ही समझ जाओ कि ये चीज ऐसे हो रही है तो धनात्मक सोल प्राप्त हो रहा है, और ये चीज ऐसे हो रही है तो ऋणात्मक सोल प्राप्त हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल करवाते ही तुम समझने लग जाओ। ठीक है बच्चों, तो अपन पांचवा गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर आवेश। देखो बच्चों, कोलाइडी कणों पर भी आवेश होता है, और वो कैसे होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर, बिल्कुल स्लो पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और यहीं पे याद रखने की कोशिश करेंगे। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, लेकिन दोनों आवेश एक साथ उपस्थित नहीं होंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। एक ही प्रकार के कोलाइडी विलयन के परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, जो मैंने इस लाइन से ही क्लियर कर दिया। या तो धनात्मक होगा या फिर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब विकास शर्मा क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, तो भाई तेरे फोन में प्रॉब्लम होगी, मेरे पास तो नेट बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ठीक है ना, चलो अब सुनो, तुम बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत करो कि क्लियर नहीं आ रहा। यहाँ पे तो बिल्कुल स्क्रीन भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। मनोज जांगीर, क्या किया जाए। चलो, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश के विपरीत, कोलाइडी कणों में तो आवेश होता ही होता है, कोलाइडी कणों पर आवेश के विपरीत परिक्षेपण माध्यम के कणों पर भी आवेश होता है। इस पे तो होता ही होता है, परिक्षेपण माध्यम के कणों पर भी क्या होता है, आवेश। तो कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत परिक्षेपण माध्यम के कणों पर भी क्या होता है, आवेश, जिसका मान परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आवेश के मान के बराबर होता है। जितना मान परिक्षिप्त प्रावस्था का होगा उतना ही किसका होगा, परिक्षेपण माध्यम का। तो कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत परिक्षेपण माध्यम के कणों पर भी आवेश उपस्थित होता है, जिसका मान परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होता है। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था पर अगर धनात्मक आवेश है बच्चों, तो परिक्षेपण माध्यम के कणों पर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, और आपको पता है परिक्षिप्त विलेय है, परिक्षेपण विलायक है।
जिसको जिसमें घोला जा रहा है वो परिक्षेपण माध्यम है, और जिसको घोला गया है वो परिक्षिप्त है, यानी विलेय प्लस विलायक। तो विलेय अगर धनात्मक होगा तो विलायक अवशय कैसा होगा? ऋणात्मक। विलेय ऋणात्मक होगा तो विलायक कैसा होगा? धनात्मक। जो अभी एग्जाम्पलों के द्वारा तुम्हारा सब क्लियर होता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो परिक्षेपण माध्यम के कणों का जो आवेश का मान है वो किसके बराबर होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आवेश के मान के बराबर। तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रही हूं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण आपस में समगुणित नहीं होते हैं। समगुणित का मतलब है समूह नहीं बनाते हैं, अतः इनका क्या नहीं होता है? स्कंदन नहीं होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर एक ही प्रकार का आवेश उपस्थित होने के कारण यह समगुणित नहीं होते हैं, अर्थात इनका क्या नहीं होता है? स्कंदन। ये तो सिंपल बात हो गई कोलाइडी कणों पर आवेश। अब कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो देखो, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। देखो बच्चों, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण विलयन में उभयनिष्ठ आयनों का अधिशोषण करते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण विलयन में उभयनिष्ठ आयनों का क्या करते हैं? अधिशोषण। अधिशोषण करके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण भी अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिशोषित। तथा इन कणों के चारों तरफ एक परत बन जाती है जिसे स्थिर वैद्युत परत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत परत। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की जो पहली परत है वो क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत परत कहलाती है। इस परत के बाहर परिक्षेपण माध्यम के कणों की दूसरी परत बन जाती है जो गतिशील होती है, अतः इस दूसरी परत को गतिशील वैद्युत परत कहते हैं। दो लेयर बन गई, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की पहली लेयर जो स्थिर वैद्युत परत कहला रही है, और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की परत के बाहर ही दूसरी परत परिक्षेपण माध्यम के कणों की होती है जो गतिशील वैद्युत परत कहलाती है। गतिशील वैद्युत परत में स्थिर वैद्युत परत की तुलना में विपरीत आवेशित आयनों की संख्या अधिक होती है, या स्थिर वैद्युत परत की तुलना में गतिशील वैद्युत परत में विपरीत आवेशित आयन क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इन दोनों परतों के मध्य, दोनों परत कौन सी? स्थिर वैद्युत परत व गतिशील वैद्युत परत। इन दोनों परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को गतिक वैद्युत विभव, गतिक वैद्युत विभव या जीटा वैद्युत विभव कहा जाता है। छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जीटा वैद्युत विभव या गतित वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो पूरे रामायण कथा का अर्थ निचोड़ के आप बताओगे, स्थिर वैद्युत परत व गतिशील वैद्युत परत के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही गतिक वैद्युत विभव या जीटा वैद्युत विभव कहा जाता है। गतित वैद्युत विभव को तुम विद्युत गतिक विभव भी लिख सकते हो।
गतिक विद्युत विभव को क्या लिख सकते हो, विद्युत गतिक विभव भी लिख सकते हो। तो जीटा विद्युत विभव क्या होता है, दोनों परतों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहा जाता है, जीटा विभव। और इस जीटा विभव के कारण ही परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये कोलाइडी कणों पर किसकी उत्पत्ति है, आवेश की। तो बच्चों जो लाइन में बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनोगे। एक तो आपके पास परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, एक परिक्षेपण माध्यम होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था यदि धनात्मक आयन का अधिशोषण कर रही है, प्लस वाले आयनों का अधिशोषण कर रही है, इसका मतलब धनात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। यदि ऋणात्मक वाले आयन का अधिशोषण कर रही है तो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। तो मेरे बोलते ही तुम समझ जाना कि इस एग्जाम्पल में तो ये सोल प्राप्त होगा। जैसे आप पहला एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हो, फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड को गर्म जल में डालने पर, फेरिक क्लोराइड को गर्म जल में डालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये फेरिक क्लोराइड है, इसको गर्म जल में डाला जा रहा है तो किसका सोल प्राप्त हो रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको किसका सोल प्राप्त हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त हुआ है। अब इस फेरिक हाइड्रोक्साइड पे अब तुम देखो कि कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, दोनों तो उत्पन्न हो नहीं सकते, एक ही आवेश उत्पन्न होगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है, यह अवक्षेप उभयनिष्ठ आयन Fe+3 का अधिशोषण करता है। किसका अधिशोषण कर रहा है, Fe+3 का। इसका मतलब तुम समझ गए होंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कण कौन है, Fe+3, और इनके चारों ओर क्या बन रही है, एक परत। यहाँ पे आ जाओ। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण उभयनिष्ठ आयनों का अधिशोषण करते हैं और खुद भी अधिशोषित हो जाते हैं, जिनके चारों तरफ एक परत बन जाती है जिसको स्थिर विद्युत परत कहते हैं। किसका अधिशोषण कर रहे हैं, Fe+3 का। तो किसकी लेयर बन जाएगी, Fe+3 की लेयर बन जाएगी। Fe+3 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 Fe+3। इस परत के बाहर दूसरी परत क्लोराइड आयनों की बन जाती है जो गतिशील होती है। किसकी बन जाती है, क्लोराइड आयनों की। मैंने आपको बताया जिसका अधिशोषण होगा वैसा ही कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। दूसरी परत चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उनसे आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो अधिशोषण याद रखना है कि किसका हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इसके चारों तरफ Fe+3 की एक परत बन जाती है, अर्थात यह अवक्षेप उभयनिष्ठ आयन किसका अधिशोषण कर रहा है, Fe+3 का। तो फटाफट बता दो बच्चों, विलयन धनात्मक प्राप्त होगा या ऋणात्मक प्राप्त होगा। FeOH3 पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, फटाफट बताओ। मैंने एक चीज आपको बता दी थी, अगर धनात्मक आयन का अधिशोषण होगा तो पॉजिटिव सोल और ऋणात्मक का होगा तो नेगेटिव सोल। तो आप पॉजिटिव, सोनाक्षी शर्मा बिल्कुल क्लियर है। और बताओ, अरे बच्चों इतना बताने के बाद में तो फटाफट आ जाता है। मैंने बताया यह F, हाँ निकिता सही है,
जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ है यह उबेनिस्ट आयन Fe+3 का अधिशोषण करता है। अतः कौन सा कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ? धनात्मक कोलाइडी विलयन। ठीक है किशन, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। चलो बच्चों, अब मैं नहीं बताऊंगी, केवल थ्योरी बोलूंगी और तुम ही मुझे स्क्रीन पे लिख के बताओगे। दूसरा एग्जाम्पल अपन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसी तरह के मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, दिमाग लगा के सुनना है। दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट एज, या पहले दूसरा एग्जाम्पल तुम दूसरा कर लो।